नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे गद्दार पर सियासी रार। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और इस बार उन्होंने मोदी के साथ साथ अमित शाह और आरएसएस को भी निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल ने चेतावनी दी कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि देश में बिजनेस बंद हो रहे हैं, मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, यह बयान राहुल की अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि राहुल भारतीय राजनीति के राहु हैं, जो देश की राजनीति को दूषित करते हैं। आपको बता दें, मौजूदा हालात में राहुल के आरोप राजनीतिक हैं और विपक्ष का नेता होने के नाते उनका ये कर्तव्य है कि वो सरकार की आलोचना करते रहें, लेकिन आलोचना के दौरान शब्दों का चयन सही किया जाना बेहद जरूरी होता है। राहुल शब्दों की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं और राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर जो बयान आए थे, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा था, वो भी सुनवाएंगे। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं, लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जनता को धोखा देने का काम किया है। चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी भी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। भाजपा ने चुनाव से पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, वादा पूरा करने का काम नहीं किया। कहा था महंगाई कम करने का काम करेंगे, आज महंगाई लगातार बढ़ रही है। कहा था कि रुपए की कीमत बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन आज लगातार रुपया गिर रहा है। आज भाजपा की सरकार की साख और रुपए की गिरावट में जो है वो लड़ाई हो रही है, कौन जो है ज्यादा गिर रहा है। तो भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। राजनीति को जानने वाले, समझने वाले ये कई मर्तबा कहते हैं कि राहुल गांधी जब भी बीजेपी के लिए, इस तरह के प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कांग्रेस को परेशानी होती है। उनकी जो सरकारें जहां हैं वहां से तो जाती ही हैं, कई बारी नंबर्स कम हो जाते हैं। खैर, क्या सच है क्या नहीं ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके साथ राहुल के आरोपों में कितना दम है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है आप भी इससे सहमत होंगे कि हम कभी घर के किसी अपने आसपास के हेल्पर से भी इस तरह से बात नहीं करते। तो फिर राहुल गांधी तो वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौबे जी स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर रवि प्रताप, आपका भी स्वागत करती हूँ और आप इससे शुरुआत करूंगी। राहुल गांधी जी, क्योंकि ये आप भी लंबे समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, क्यों बोलते हैं ये सब, इस तरह के शब्दों को बोलना क्या आप भी पसंद करते हैं या आपको लगता है कि ऐसे शब्द होने चाहिए राजनीति में? गद्दार, चोर, ये राजनीति में इस तरह की लैंग्वेज पहले तो नहीं हुआ करती थी सर। पारुल जी, निश्चित रूप से राजनीति में जिस तरह से सुचिता का और भाषा का वास हो रहा है, ये शायद पहले नहीं था, लेकिन इसके पुरोधा है आदरणीय नरेंद्र मोदी।
क्योंकि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, देशद्रोही, तबलीगी जमात, जर्सी गाय जैसे शब्दों का संबोधन उन्होंने प्रारंभ किया। अभी अभी जब ये देश में इतना बड़ा वैश्विक संकट आया था 28 फरवरी को, तो जब राहुल गांधी जी और हम लोग आगाह कर रहे थे भारत सरकार को कि भाई इस तरह की चीजें होंगी भविष्य में, तो ये लोग मुकदमा दर्ज करके और देशद्रोही तक की संज्ञा प्रदान कर रहे थे। आज जब इनके यहाँ तमाम प्रदेशों में सरकार बन गई, तो अब सब कुछ बुरा लगने लगा कि आप ना तो सोना खरीदिए, फर्टिलाइजर कम डालिए, विदेश मत डालिए, खाने का तेल भी कम करिए, यानी सब कुछ। और 4 दिन में 4 रुपया पेट्रोल का बढ़ा दिया, रात में 1000 रुपया कमर्शियल गैस का इन्होंने बढ़ा दिया। तो ठीक इस प्रकार जब एक बार नोटबंदी हुई थी, पारुल जी आपको याद होगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि केवल 50 दिन मुझे दे दीजिए और देश की जनता जिस चौराहे से चाहेगी हमको खड़ा करके जो सजा मुकर्रर करेगी, मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन जब 31 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे टीवी के ऊपर, तो नोटबंदी का एक भी शब्द उन्होंने नहीं दोहराया, और ये शब्द नहीं दोहराया कि मैंने देश से ये वादा किया था। उस दिन ये सारा नोटबंदी घुमा करके वो डिजिटल पेमेंट और डिजिटल के ऊपर लेके चले गए। और मैं निश्चित रूप से ये नहीं कहना, मैं ये नहीं कहूंगा राहुल गांधी जी दिल से पॉलिटिक्स करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं। पारुल जी याद रखिए, तो उनका दिल इतना मैला है कि उनके शब्दों पर उनका कंट्रोल नहीं होता। पारुल जी एक सेकेंड, जो मैखाने में बैठ के भी देश की बात करता है, देश का प्रेमी वो भी है, और जो मंदिर में बैठ करके देश की बात करता है, देश प्रेमी वो ही है। मैखाने वाला देश वो ही नहीं है और मंदिर वाला देश प्रेमी नहीं है। बात यह है कि आप देश प्रेम की कितनी शुरुआत बात में करते हैं, पूछा था आपसे देश कि की क्या चिंता आप कितनी करते हैं। अपने आसपास के लोगों को, घर में किसी हेल्पर को भी ऐसे बात करना पसंद करेंगे? और फिर तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कि हमारे घर के, आपके, मेरे, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, ये देश का प्रतिनिधित्व जो शख्स कर रहा है उसकी बात हो रही है। और अगर आप लोग बार बार इस तरह की बातें बोलने के बाद कोर्ट में जाकर फिर माफी मांगनी पड़ती है, तो मुझे लगता है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में, मनमोहन जी की बात कर रहे हैं क्या? वो करते हैं, उस समय बताइए आप पप्पू कहते हैं, आपको तो शर्म नहीं आती। अब आपको कह रहे हैं आपकी भाषा में, तो आपको मैंने इसलिए कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, देश की राजनीति, इन सबसे ऊपर देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनके बारे में इस तरह के, वो फेस हैं इस देश का, और उनके बारे में इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना, रोएगा रोएगा, इस तरह की लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि शुचिता छोड़िए, या हम कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करते। फिर चाहे विपक्ष में बीजेपी भी रही हो, तो मुझे एक लाइन अगर याद दिला दीजिए कि रोएगा, उनको कह दीजिए, नहीं, अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरियां हैं, ठीक है, मैं आ रही हूं। चौबे जी, जब जब राहुल गांधी बोलते हैं आपके लिए राह आसान कर देते हैं, ऐसा राजनीतिक के जानकार कहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो जब इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सवाल आपके सामने भी छोड़ जाते हैं, जिसमें देश की बात होती है, कई मुद्दों की बात होती है। उसमें वो जिक्र करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचत करने के लिए कहते हैं, गोल्ड ना खरीदने के लिए कहते हैं, इन सब बातों का भी वो जिक्र कर रहे हैं। दोनों पर ही अपनी बात रखिए। पारुल जी, सबसे पहले आप ये सोचिए कि हम लोग विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र माना जाता है। हमारे यहाँ वैशाली जो गणराज्य था वो लोकतांत्रिक था, और हमारे इस देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री चेहरा होते हैं, विपक्ष से जो होते हैं, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो होते हैं। और हमारे यहाँ देश में जो है सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बताती है, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए कहती है। आलोचना करना यह अधिकार है, विपक्ष के नेता को आलोचना करना, सरकार की कमियों को बताना, उस पर हमला बोलना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रणाली है, उस प्रणाली पे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का जो ये भाषा शैली उनकी है, जिस प्रकार से वो गया आया, उसको मारेगा, उसको भगाएगा, ये क्या किसी एक जो है लोकसभा के सांसद और विपक्ष के नेता के मुंह से शोभा देता है?
इस तरह तो गली के टुच्चे बोलते हैं, इस तरह तो सब्जी मंडी वाले बोलते हैं, इस तरह तो मछली मंडी में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता होगा। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता प्रयोग कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? देश का गद्दारी का मतलब राहुल गांधी जी समझते हैं, जानते हैं देश का गद्दारी क्या होता है? जब हमारा सुरक्षा परिषद में भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो भारत का हिस्सा, भारत का कोटा चीन को दे देना। गद्दारी जानती क्या होता है? जब अपने देश की भूमि अक्साई चीन को दे देना, ये गद्दारी होता है। जब तिब्बत के ऊपर अपना नियंत्रण छोड़कर चीन के हाथों तिब्बत को दे देना, ये देश से गद्दारी होती है। देश से गद्दारी ये होती है जब 1962 में जब ये खुद जब कहते हैं कि हमें सोना, एक एक्ट बनाते हैं कि सोना हमें नहीं खरीदना है, सोना को कड़ाई से पालन करना होता है। देश के साथ गद्दारी वो होता है जब 1967 में अमेरिका के दबाव में हमारे रुपए का अवमूल्यन करवाया इन्होंने। उस समय $1 के बराबर 3.5 रुपया हमारा होता था, लेकिन अमेरिका के दबाव में 7.5 रुपया अमेरिका का रातों रात इन्होंने 7.5 रुपया कर दिया। ओके, वापस सोचिए कि कितना इन्होंने गद्दारी देश के साथ किया है। गद्दारी वो होता है जब आधी रात को इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। तो गद्दारी जितने शब्द कांग्रेसियों को जब बोलेंगे ना, तो देश की जनता उनसे हिसाब मांगेगी। आप आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, मैं उसके बाद अशोक जी आपके पास किया है। ओके, ठीक है, कहिए डॉक्टर रवि। पारुल जी, गद्दारी पर मेरे भाई कह रहे थे तो मैं भी जरा कुछ भूल गए थे, याद दिला दो उनको। गद्दारी वो होती है जब सावरकर जी 1923 में एक बुक लिखते हैं और कहते हैं कि देश को बांट दीजिए। गद्दारी वो होती है जब 1937 में अहमदाबाद के अधिवेशन में कहते हैं कि देश को 2 टुकड़े कर दीजिए। गद्दारी वो होती है जब फजलुल हक की सरकार में जाके वित्त मंत्री बनते हैं आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल दीजिए। गद्दारी वो होती है जब हिंदू कोड बिल लाते हैं तो 56 में लोग विरोध करते हैं। गद्दारी वो होती है कि जब 1971 में, जब 1967 में हम लोग कह रहे थे कि एक वक्त का उपवास रखिए, तो ये लोग उस समय आकर डंडमा बजाते थे। गद्दारी वो होती है जब अभी ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, पारुल जी जरा इनसे पूछिएगा कि मोतीलाल नेहरू जी कौन है। और मोतीलाल नेहरू जी ने वायसराय को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी और गारंटी लिया था कि अब हमारा पुत्र कभी सरकार के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, उसको जेल से छोड़ दीजिए। ये भूल गए क्या? बार बार जब ये सावरकर जी को कहेंगे ना, तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सबको याद आएंगे। गद्दारी वो भी होती है कि युवाओं को आपने अग्निवीर बना दिया। गद्दारी वो भी होती है कि किसानों को आपने आय दुगुनी नहीं की। गद्दारी वो भी होती है कि आपने एमएसपी को गारंटी नहीं दिया। और गद्दारी वो भी होती है कि जब आप ठीक है रवि जी, अशोक जी आप क्यों कर रहे हैं? रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, मेरे तीसरे गेस्ट वेट कर रहे हैं, प्लीज उनको भी बोलना है, वो भी बोलेंगे। अशोक जी आपका क्या सोचना है? क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में होना चाहिए? कोई भी कहीं पर भी बोले, इस तरह की ना लैंग्वेज का समर्थन होना चाहिए, ना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। जी देखिए पारुल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तरीका और तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा, उनका वक्तव्य देने का स्टाइल, सारी चीजें पूरा मीडिया जगत में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे पूरा मीडिया हो, मैं सारे मीडिया की बात करता हूँ, सारे मीडिया के हल्के में इस बात की तारीफ की जाती है। तारीफ की जाती है कितने शालीन तरीके से, कितने डाउन टू अर्थ तरीके से और किस भाषा का इस्तेमाल आदरणीय अखिलेश जी करते हैं। और इसी बात पर देश में चर्चा ये हो जाती है कि जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं अपनी शालीनता के आधार पर, अपने अच्छे वक्तव्यों के आधार पर, अपने विनम्रता के आधार पर, अपनी शैली के आधार पर। उनकी शैली इतनी अच्छी है। ये तो रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की।
अब जो आज का माहौल है, आज का माहौल कहाँ शुरू हुआ है? आज का माहौल शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। ये गिरावट अगर आई है, इस तरह की भाषा का प्रयोग होना शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है मोदी जी के टाइम शुरू हुआ है। जब ये कहा गया है कि कांग्रेस की विधवा, जब ये कहा गया है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस तरह की भाषा का प्रयोग जो शुरू हुआ, गिरिराज की भाषा देख लीजिए आप, ये क्या अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। आज तमाम रामजादे हरामजादे, तमाम संसद में भी ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये भरा पड़ा है इस समय, और उसी भाषा में जवाब अगर किसी ने दिया है तो वो भी उसने दिया है, जिसने दिया उसने दिया है। हमारा तो मानना है कि शालीनता होनी चाहिए, चाहे एक तरफ से शालीनता न की जाए, फिर भी हम जवाब शालीनता देते हैं। अगर वो अब मर्यादा का उल्लंघन भी करते हैं मोदी जी, तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदर सहित, प्रधानमंत्री का नाम आदर सहित लेते हैं, आदर पूर्वक लेते हैं और अपनी शालीनता का परिचय देते हैं। इसी आधार पर चर्चा हो गई है पूरे देश में, और जो है पत्रकार लोग तारीफ करते हैं। मैंने सुना है तारीफ करते हुए, डिबेट में तारीफ करते सुना है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तारीफ करते सुना है कि उन्होंने, कि वो शालीन है, अच्छा व्यवहार करते हैं। कोई इन्हें पूछता नहीं है, चौबे जी जरूर आता है, तो उसमें भी आता है ये बात आती है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छे तरीके से पेश करते हैं। ठीक है चौबे जी, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और ये बातें जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज राजनीति में होने लगा है, इसकी शुरुआत आप लोगों ने कही थी। इस पर क्या जवाब देंगे आप? पारुल जी, भाजपा के किस नेता ने कहा है सोनिया गांधी के लिए कि बोटी बोटी काट देंगे? भाजपा के किस नेता ने सोनिया गांधी के बारे में, जो है, जब उनकी जो आज माता जी खत्म हो गई थी बिहार चुनाव में, आपको याद होगा, मोदी जी के माता जी के बारे में इनके नेताओं ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, किस प्रकार गाली दिया था, ये इनका स्तर बताता है। इनका स्तर बताता है कि इन लोग किस प्रकार का इनका बौद्धिक स्तर गिर चुका है, इनका जो है अच्छी सोच इनका खत्म हो चुका है, इनके अंदर नकारात्मकता आ गई है, ये कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। ये उस प्रधानमंत्री जी के बारे में उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, उस समय इन्होंने भारतवर्ष को संभाला था। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली है, आज सबसे अधिक निवेश भारतवर्ष में आ रहा है। तो जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उनमें क्या दम है फिर? चौबे जी देखिए, उनके पास आरोप के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, भ्रम फैलाने के अलावा, झूठ, भ्रम और विदाउट फैक्ट्स राहुल जी बात करते हैं, और जब जब वो बोलते हैं फिर उनको कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है, ये भी कहा जाता है। कहिए प्रताप जी। पारुल जी, कितनी बार कोर्ट में सरेंडर किया है उन्होंने? जरा दिखा दीजिए, चला दीजिए। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बढ़ने वाली है। 2004 कोर्ट में लिखित रूप से इन्होंने माफी मांगा है। सुन लीजिए, अरे चौबे भाई सुनिए, 2004 से जिस प्रकार की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया था, और 2014 जमानत के लिए इनको माफी मांगनी पड़ी। इसको बता दीजिए, चौकीदार चोर बोलने पर भारत के अदालत में लिखित रूप से इन्होंने माफी मांगी थी। यहाँ तक और मैं आपसे कह रहा हूँ 4 से 14 14 से बता दिया, न्यायालय में इनको जमानत मिलने के लिए आप जो मांग रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, राहुल गांधी जी आपको थोड़ा सा कह गए तो आपको मिर्ची लग गई, राहुल गांधी जी को रोज गद्दार कहते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती है, संसद में गाली देते हैं। अरे चौबे भाई, संसद में 2 बार गाली दिए हैं, जो कहता है कि हम भारत की सरकार को गिराने के लिए जितना पैसा खर्चा होगा, खर्चा करेंगे, ये उन लोगों के साथ दिखते हैं। इस समय हमारे गद्दारी का सबूत क्या हो सकता है? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मान भी रहे हैं सभी कि इस तरह के शब्द गलत हैं, नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, उसके बावजूद भी कोई भी दल, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों इसको गलत बताने में आप लोगों को हिम्मत नहीं जुटा पाते? अगर उसने कहा तो हमने तो छोटा ही शब्द कहा था, उन्होंने बड़ा शब्द कहा था, व्हाट इज दिस? ऐसे आप समझाएंगे नहीं बेटा उसने छोटी गाली दी थी, तुमने बड़ी दी थी, तुम गलत हो।
अरे क्या हो रहा है? पारुल जी 64 साल बाद रोज नेहरू जी को जिंदा कर देते हैं। सारी बुराइयों का जड़ तो नेहरू जी है, तब इनको याद नहीं आता है। आज आप कह रहे हैं कि छोटे बड़े की बात होती है। नेहरू जी के बिना तो इनका खाना नहीं पचता है। देश में सब कुछ पूरा किया नेहरू जी ने। आज तो ये भी पास्ट कहेंगे को कि रवि जी, सॉरी टू से दिस, लेकिन पास्ट को अकेला ना बीजेपी याद कर रही होती है ना कांग्रेस याद कर रही होती है। किसने दिया चीन को? अरे पास्ट में तो आप लोग बताइए, राजनीति इस हद तक सुनिए, करते हैं सुनिए, जैसे प्रेजेंट में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप बटला भरजंगला में शैतान सिंह का जो स्मृति है किसने हटवाया? बफर जोन किया 2025 में आपने। बफर जोन बटला भरजंगला 100 पूरी एक कंपनी जो थी शैतान सिंह की 1400 लोगों ठीक को मारा था। है रवि जी, एक और आपने लास्ट बफर क्वेश्चन जोन मैं आपसे बनाया। पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं आगे मूव ऑन करूंगी। जो आरोप राहुल जी ने लगाए, जिनमें वो कह रहे हैं आर्थिक तूफान आने वाला है, जो बिजनेस है भारत में बंद हो रहे हैं, कोविड नोटबंदी जैसे हालात हो जाएंगे, इसको लेकर ये आरोप है कि कोई फैक्चुअल या तथ्यात्मक कोई जानकारी आप लोगों के पास है जो मोदी जी के पास नहीं है, जो बीजेपी के पास नहीं है, सिस्टम के पास नहीं है? हाँ रवि जी, आपसे ही मेरा सवाल है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ पारुल जी कि ये बताइए कि जब हमें हार्मोनी स्टेट से हमारी जहाज निकल नहीं रही है, 89% हम तेल का आयात करते हैं, जब रिफाइन नहीं करेंगे तो बाई प्रोडक्ट नहीं होगा, तो एलपीजी नहीं बनेगा, तो बहुत बड़ी एक कमी है। जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है तो बहुत बड़ी कमी है। जब हमारा एक्सपोर्ट बाधित हो रहा है तो बहुत बड़ी कमी है। अभी वो स्थिति भी तो नहीं है ना रवि जी कि आपको जनता से मांगना पड़े, उससे पहले ही आगाह किया जा रहा है। ओके, अरे हम आगाह कर रहे थे, की भी नहीं थी। आज ये 70 दिन की है। इनको आज कैसे याद आया? हम तो 28 सीज फायर था, इनके समय में स्थितियां महंगाई थोड़ी की सामान्य दर लग रही थी, 14% हो गई थी। अभी भी सीज फायर की स्थिति है, लेकिन आगे के लिए हम तैयार रहें। इसको लेकर अगर आपको समझाइश दी जा रही है तो इसमें पारुल जी अभी आपको क्या, कौन चला गया देश छोड़ के, या कौन बिजनेस खत्म करके चला गया, क्या लॉस हुआ है बताइए? पारुल जी, जब तक हमारा एक्सपोर्ट अपनी जगह पे नहीं आएगा, जब तक हम रिजर्व नहीं रखेंगे पेट्रोलियम का, जब तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारा 30 दिन का इंडिया नहीं तो होगा, प्रोड्यूस नहीं करता है, इंडिया के पास तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, हमें बाहर से ही करना पड़ता है। आप होते, कांग्रेस होती, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या करते? आपके समय पर भी तो यही हालात थे ना सर। पारुल जी सुनिए, पारुल जी, देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि अंडमान निकोबार में टाइटेनिक प्लेट में इतनी हमारे पास ऊर्जा का स्रोत है कि हम 20 ट्रिलियन हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल किले से कि 2047 में निकालेंगे। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रचुर मात्रा हमारे पास है, जो नहीं तो ऑन हो रहा है। कि इनके समय में पेट्रोल और डीजल का भंडारण करने की क्षमता कितने दिन की थी? ठीक है, अरे भाई, इसीलिए तो हम क्या? ठीक है अशोक जी, आपको लाया है ना देश ने, अब बढ़ाइए। जैसे चाइना 1 साल के लिए मुद्दों रख लिया। पर राजनीति आपको होने नहीं के रखते। बजाय जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, राजनीति से टॉपिक जो है वो डिरेल हो जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं मुद्दों से तर इन्हीं चीजों पर पॉलिटिक्स होने लगती है, बयानबाजियां, मंचों से भाषण, ये सभी इसी तरह से आ जाते हैं। आपको लगता है कि अब जरूरत है कि इस तरह के कोई नियम राजनीति में भी हो, दलों में भी हो, कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? अशोक जी, और इस पर सहमति अगर दे रहे हैं तो फिर ये भी बताइएगा कि इन दलों को पालन करना चाहिए। मैडम जी, हम स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों को एड्रेस करते हुए, आपके पैनल को एड्रेस करते हुए, आपको एड्रेस करते हुए अपनी बात कर रहे हैं। हमारा दल कभी भी भाषा की मर्यादा तोड़ने में विश्वास नहीं रखता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, चाहे भाजपा की भाषा कितनी भी गिर जाए, कितना भी मर्यादाहीन हो जाए, फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आदर सहित मोदी जी का नाम लेते हैं, आदर सहित अमित शाह जी का नाम लेते हैं, और आदर पूर्वक ही नाम लेते हैं, कभी भी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। दूसरी बात बता दूं मैं, इस समय देश की जो हालात है, आर्थिक स्थिति पर बोल दूं मैं, आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अटल जी के समय में 2.2% विदेशी निवेश था, मनमोहन सिंह के समय में 4.2 था, आज मोदी जी के समय में आंकड़े बताते हैं 2.2 से 1.9 पे आ गया है। हमारा विदेशी निवेश जब घट जाएगा, जब तो हमें विदेशी मुद्रा कमी हो जाएगी। चौबे जी आंसर दिस, उसके बाद में परमिशन लूंगी आप लोगों से। मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, ये स्थिति है, चौबे जी। दयनीय है, पारुल जी, बहुत खराब है। इस प्रकार इन लोग झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाते हैं, इसका यही प्रमाण है कि सबसे अधिक कम महंगाई दर जो है
हमारे यहाँ सबसे कम विश्व की तुलना में आपने महंगाई को मापने का आंकड़ा बदल दिया चौबे भाई। महंगाई को मापने का जो आंकड़ा है बदल दिया। व्यापार में भुगतान का संतुलन बढ़ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे दर्शक आप लोगों की सारी बातें सुन पाएंगे। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए भी गलत है क्योंकि वो सिर्फ किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो देश को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने वाला फेस है, जो हमारे सभी के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, माने न माने, लेकिन वो उनके भी प्रधानमंत्री। इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। और जब जब राहुल गांधी या विपक्ष ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप बिहार देख लीजिए, उनकी माँ जी के लिए क्या टिप्पणी की गई थी, क्या हुआ है। और ऐसा ही शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं, चोर से लेकर अन्य शब्दों का इस्तेमाल, और उसके बाद क्या राजनीति में क्या लोगों की भावनाओं के साथ इस चीज को जोड़ते हुए कैसी पॉलिटिक्स होती है सभी के सामने है। और अभी भी एक बार फिर इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल, बहुत अच्छे से आरोप लगाई है, बहुत तथ्यों के साथ लगाई है, लेकिन राजनीति में भाषा की मर्यादा हमेशा बनी होनी चाहिए, सुचिता की राजनीति हमेशा करनी चाहिए, वरना आने वाले समय में जब चीजें आगे बढ़ेंगी, इन शब्दों को याद किया जाएगा, तो राहुल गांधी भी इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने जिन शब्दों को बोला था वो अब भविष्य में, अपने आने वाले भविष्य में किसी को ये शब्दों राजनीति में उपयोग करने की सलाह देंगे। जब उनके सामने उन्हीं की वीडियो वो देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन अभी ये समझ नहीं आएगा, अभी क्योंकि पानी सर से ऊपर नहीं गया है शायद, लेकिन हो सकता है आने वाले समय पर शायद उन्हें ये पता चले कि इस तरह के शब्द राजनीति में कतई इस्तेमाल नहीं होते, न होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, नमस्ते, इजाजत दीजिए।